नमस्ते दोस्तों और सभी साथियों को शुभ संध्या। आज मैं हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास लेकर आई हूँ और जहाँ तक मैंने पढ़ाया था वह क्लास अब हिंदी की बोलियों तक मैं पहुँच गई थी। तो हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किया है। सामान्य अध्ययन के लिए ये देखिए, सामान्य अध्ययन के लिए प्रमुख बोलियों को इस प्रकार समझ सकते हैं। प्रमुख बोलियां क्या है? पश्चिमी हिंदी, इसमें प्रमुख रूप से खड़ी बोली, ब्रजभाषा और ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी, ये 5 प्रकार की बोलियां हैं। किसमें? इसमें पश्चिमी हिंदी में 5 प्रकार की बोलियां हैं। पहली खड़ी बोली, दूसरा ब्रजभाषा, तीसरा हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। यह आपको समझ में आ रहा होगा। आदि को रखा जाता है। पूर्वी हिंदी दूसरे चरण की बोली है। यह दूसरी बोलियों में आती है पूर्वी हिंदी। दूसरे श्रेणी में फिर इसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इसमें 3 को रखा गया है। पूर्वी हिंदी में 3 को रखा गया है। यह आप लोग बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा कि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि को रखा गया है। बिहारी हिंदी के क्षेत्र में क्षेत्र की भाषा की भाषिक परंपरा है भोजपुरी, मगही और मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और राजस्थानी की भी एक है, वह राजस्थानी हिंदी के क्षेत्र मतलब है कि मालवी, मेवाती, ये सब राजस्थानी हिंदी के। यह देखिए, आधुनिक भाषा वैज्ञानिक वर्गीकरण में इन भाषाओं बोलियों की स्थिति का और वर्गीकरण को लेकर विद्वानों में मतभेद मिलते हैं। इसलिए परीक्षा में अपने पाठ्यक्रम में दिए गए वर्गीकरण को प्राथमिकता दें। प्रमुख बोलियों को उदाहरण से समझिए। प्रमुख बोलियों को हम उदाहरण के साथ समझेंगे। प्रमुख बोलियों को उदाहरण के साथ। ब्रज भाषा ब्रज क्षेत्र की प्रमुख भाषा और बोली है। साहित्यिक उदाहरण, सूरदास की कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं। सूरदास की कृष्ण भक्ति रचनाएं ब्रज भाषा की प्रसिद्ध साहित्यिक परंपरा का हिस्सा है। सूरदास की कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं ब्रज भाषा की प्रसिद्ध साहित्य परंपरा का हिस्सा है। इसे याद रखने की ट्रिक आप लोग याद रखें। ब्रज, सूरदास और कृष्ण भक्ति। ब्रज भाषा का संबंध किससे है? ब्रज क्षेत्र से है, सूरदास से है, कृष्ण भक्ति जिसमें हुई है। कृष्ण भक्ति हमेशा ब्रज भाषा में हुई है। ब्रज में सूर के श्याम, ब्रज में सूर के श्याम, तो यह आप याद कर सकते हैं। हम देखिए आपको एक एक ट्रिक भी दे दे रहे हैं कि ब्रज में सूर के श्याम, ब्रज भाषा का जो है क्षेत्र है सूरदास का, मतलब ब्रजवासी जो होते हैं वह ब्रज क्षेत्र जो है वह आगरा, मथुरा, ये सब में ब्रज भाषा बोला जाता है। और श्याम मतलब कृष्ण, ब्रज भाषा में सूरदास ने कृष्ण भक्ति की है। यह ट्रिक है, ये मतलब पूरी बात को ब्रज में सूर के श्याम, यही ट्रिक है। आप लोग याद करते चलिए। अवधी क्षेत्र, अवधी भाषा क्या है बताइए? अवधी, अभी सभी का मैं क्षेत्र भी बताऊंगी। तो अवध क्षेत्र की प्रमुख बोली है अवधी। प्रमुख साहित्यकार हैं इसके तुलसीदास। अच्छा, ब्रज भाषा के प्रमुख साहित्यकार हैं सूरदास। और अवध क्षेत्र की प्रमुख बोली के प्रमुख साहित्यकार हैं तुलसीदास। प्रमुख कृति है रामचरितमानस। याद रखने का ट्रिक है अवध तुलसी राम। अवधी भाषा में के प्रमुख साहित्यकार हैं तुलसी, और इसमें रामायण जो है रामचरितमानस वह पूरा अवधी में ही उन्होंने लिखा है। और भी भाषाओं को लिया है लेकिन अवधी में ही ज़्यादा है। तो खड़ी बोली का आधुनिक मानक हिंदी के विकास में खड़ी बोली की प्रमुख
भूमिका रही है। जो पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, भोजपुरी हिंदी, यह तीनों में कौन कौन सी बोलियां हैं यह मैं अब बता रही हूँ, आप लोग समझते जाइएगा। एक के अंदर एक है, एक के अंदर एक है। अब यहाँ आप आगे आपको बताएंगे, देखिए कि खड़ी बोली, आधुनिक मानक हिंदी के विकास में खड़ी बोली की प्रमुख भूमिका रही है। आज की मानक हिंदी का आधार मुख्यतः खड़ी बोली का आधुनिक साहित्यिक रूप है। याद रखें, खड़ी बोली आधुनिक मानक हिंदी का आधार है। खड़ी बोली आधुनिक मानक हिंदी का आधार है। आधुनिक मानक हिंदी का आधार क्या है? खड़ी बोली। भोजपुरी को अब आप देखिए, भोजपुरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार के आसपास के क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। पश्चिमी बिहार मतलब और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पूर्व का दिशा जो है, और बिहार का पश्चिम का जो क्षेत्र है, इसमें भोजपुरी का प्रयोग मिलता है। भोजपुरी का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भोजपुरी का लोक साहित्य अत्यंत समृद्ध है। भोजपुरी लोकगीत और लोक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। बुंदेली भाषा जो है बुंदेल के खंड क्षेत्र में प्रचलित है। बुंदेलखंड क्षेत्र में है। बुंदेली मतलब बुंदेलखंड। हर अक्सर करके जो भाषा है उसका क्षेत्र का नाम भी लगभग मिलता जुलता थोड़ा है। मानक हिंदी क्या है? अब आपको हम बता रहे हैं मानक हिंदी क्या है। हिंदी का वह स्वीकृत, व्यवस्थित और सर्वमान्य रूप जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, समाचार, औपचारिक लेखन में किया जाता है, मानक हिंदी कहलाता है। मतलब हिंदी साहित्य का वह स्वीकृत, व्यवस्थित और सर्वसम्मत, सर्वमान्य रूप है जो जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, समाचार पत्र, औपचारिक पत्र, लेखन आदि में किया जाता है, वह मानक हिंदी कहलाती। मानक हिंदी क्या है? जिसको मान्यता प्राप्त हो, जिसको मान्यता, जो किताब वगैरह रहती है, जो भी हमारी साहित्य की किताबें हैं, भूगोल की किताबें हैं, इतिहास की किताब है, तो सब खड़ी बोली में रहती है, मानक भाषा में रहती हैं। सभी इंग्लिश में नहीं रहती, सभी भोजपुरी में नहीं रहती। तो हमारी मानक भाषा क्या है? खड़ी बोली है। तो मानक हिंदी है हिंदी का वह स्वीकृत और व्यवस्थित और सर्वमान्य रूप जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य, समाचार, औपचारिक लेखन आदि में किया जाता है, वही मानक हिंदी कहलाता है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सरल भाषा में जो हिंदी व्याकरण, वर्तनी, उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत और व्यवस्थित रूप में प्रयोग की जाती है वह मानक हिंदी है। जो हिंदी व्याकरण, वर्तनी, उच्चारण और प्रयोग की दृष्टि से स्वीकृत एवं व्यवस्थित रूप में प्रयोग की जाती है वह मानक हिंदी है। उदाहरण, अनौपचारिक बोलचाल में कोई कह सकता है तुम कहाँ जा रही हो, तुम कहाँ जा रही हो, अनौपचारिक बोलचाल में। लेकिन मानक हिंदी में तुम कहाँ जा रहे हो यह शब्द होगा। देखिए, तुम कहाँ जा रही हो, यह कैसा शब्द लग रहा है आपको? यह किसी क्षेत्र को की इसमें सुगंध है। यह मान के, यह भाषा से ही समझ में आ रहा है कि किसी क्षेत्र की इसमें सुगंध है। और मानक हिंदी हमें लग रहा है कि इसमें जा रही हो, तो जा रही हो क्या, हमें लग रहा है कि राजस्थानी भाषा का थोड़ा सा इसमें है, परछाई पड़ी हुई है। मानक हिंदी में तुम कहाँ जा रहे हो, इस प्रकार की बात होती है। मैं बाजार जा रहा हूँ, हूँगा और जाऊँगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं बाजार जाऊँगा। तो इन दोनों शब्दों में मैं बाजार जाऊँगा यह बहुत स्पष्ट और मानक शब्द है। मानक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? मानक हिंदी की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो क्योंकि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में
हिंदी के अलग अलग रूप की और बोलियां हैं। यदि शिक्षा, प्रशासन, मीडिया, औपचारिक लेखन के लिए एक स्वीकृत रूप न हो तो संचार में कठिनाई हो सकती है। इसलिए मानक हिंदी शिक्षा में, सरकारी कामकाज में, समाचार पत्रों का जो माध्यम है वह समाचार पत्रों में, साहित्य में, औपचारिक संचार में महत्वपूर्ण है। ट्रिक: मानक बराबर मान्य प्लस व्यवस्थित। मानक बराबर मान्य और व्यवस्थित। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, यह 3 शब्द अक्सर विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं। उन्हें बहुत ध्यान से समझिए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, यह तीनों क्या हैं और इनका क्या शब्द है, यह कहाँ प्रयोग होता है, यह सब हम आपको बताएंगे। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है, राजभाषा राजकीय सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है, वह राजभाषा है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि राजभाषा क्या है। जिस भाषा का प्रयोग सरकारी राजकीय कार्यों के लिए किया जाता है वह राजभाषा कहलाता है। भारत के संदर्भ में संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। भारत के संदर्भ में संघ की राजभाषा हिंदी है और उसकी लिपि देवनागरी है। साथ ही संघ के सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। साथ ही संघ के सरकारी कामकाज में अंग्रेजी का प्रयोग भी कानून के प्रावधानों के अनुसार जारी रहेगा। ट्रिक है: राजकाज की बात जहाँ होती है वहाँ राजभाषा का प्रयोग होता है। सरकारी कार्यों और राजकीय कार्यालयों, ये सब जगह जो भाषा का प्रयोग होता है वह राजभाषा का प्रयोग होता है। अर्थात राजभाषा सरकारी कामकाज, राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? राष्ट्रभाषा वह भाषा मानी जाती है जो किसी राष्ट्र के सामूहिक राष्ट्रीय पहचान और व्यापक जनजीवन से जुड़ी हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। भारत की कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। इसलिए परीक्षा में यह प्रश्न आए, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा मानी जाती है जो जो किसी राष्ट्र के सामूहिक राष्ट्रीय पहचान और व्यापक जनजीवन से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय भाषा वह मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु है। भारत की कोई संवैधानिक राष्ट्रभाषा नहीं है। इसलिए संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया। इसलिए परीक्षा में यदि प्रश्न आए तो भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा, तो सावधानी से उत्तर दें। भारत के संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। संघ की राजभाषा हिंदी है। भारत की मतलब राष्ट्रभाषा जो है, अगर भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है पूछा जाए तो भारत के संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। राजभाषा का वही संघ की राजभाषा हिंदी है। यही मतलब सरकारी कार्यों में और हर जगह यही मानक भाषा जो राजभाषा चल रही है यही है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रिक है: राष्ट्र पहचान, राष्ट्र बराबर पहचान, राज मतलब राजकाज की भाषा। संपर्क भाषा
संपर्क भाषा जब अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले लोग आपस में बातचीत के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। जब अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले लोग आपस में बातचीत के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह संपर्क भाषा कहलाती है। उदाहरण मान लीजिए, एक व्यक्ति तमिल बोलता है, दूसरा बंगाली और तीसरा मराठी। 3 व्यक्ति हैं, एक तमिल, एक बंगाली, एक मराठी बोलता है। तो यदि तीनों आपस में हिंदी में बातचीत करते तो उस स्थिति में हिंदी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। अब संपर्क भाषा यहाँ आपको हम बताए हैं कि संपर्क भाषा जब अलग अलग मातृभाषा बोलने वाले, जैसे एक लोगों की मातृभाषा क्या है, बोलने वाले लोग आपस में बातचीत के लिए किसी एक भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। जैसा कि हम आपको बताए, एक बंगाली बोलने वाला व्यक्ति है, एक तमिल बोलने वाला है और एक मराठी बोलने वाला व्यक्ति है। वह तीनों जब आपस में हिंदी में, जो हमारी मानक भाषा है, खड़ी बोली हिंदी, उसमें बात करते हैं तो उस स्थिति में हिंदी संपर्क भाषा का कार्य कर रही है। संपर्क मतलब सबका संपर्क। हम हमेशा जिस भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, वही भाषा हमारे यही हमारी मेन भाषा है, यही संपर्क भाषा है। किसी भी व्यक्ति को फ़ोन किया जाता है, किसी भी व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है, किसी भी व्यक्ति, कोई किताब लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है, सब इसी भाषा में लिखा जाता है जिस भाषा में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो आपको हमारा क्लास कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो। और मैं पूरे अनुच्छेद के साथ हिंदी व्याकरण को किस अनुच्छेद में क्या बातें आई थी, अभी ये अनुच्छेद के साथ हम इसको आपको पढ़ाएंगे। बिल्कुल लगभग 1 महीने के अंदर हम पूरी क्लास को ख़त्म कर देंगे, पूरे व्याकरण को। यदि तीनों आपस में हिंदी में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम और आप अलग अलग क्षेत्र के होंगे, आप बंगाली भाषा बोलते होंगे, हमेशा बंगाल के रहने वाले होंगे, लेकिन हम क्या है, हम इधर भोजपुरी देश के क्षेत्र के हैं बोलने वाले। तो क्या हम आपसे भोजपुरी में बात करेंगे और भोजपुरी में आप समझ जाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। और आप बंगाली में बोलेंगे तो क्या हम समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। उन दोनों को जोड़ने के लिए, हमारी बातों को आदान प्रदान करने के लिए, जो हम आपको बात कह रहे हैं वो समझ सकें और जो आप कह रहे हैं हम समझ सकें, वही संपर्क भाषा होती है, वही मेरी मानक हिंदी होती है, वही मेरी खड़ी बोली होती है, वही राजभाषा के में भी